वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेशमा कपूर। आज की क्लास में हम क्लासेस एंड फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने एंटीबॉडी की बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ा है, एंटीबॉडीज के लिए कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, और साथ ही पढ़ा है कि किस तरह से एंटीबॉडी की 5 क्लासेस बनती हैं। आज की क्लास में हम डिटेल में इन क्लासेस की स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को पढ़ेंगे। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है कि एंटीबॉडी में 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन्स होती हैं। ये जो हैवी चेन्स होती है, इन हैवी चेन्स में जो कांस्टेंट रीजन होते हैं, कांस्टेंट रीजन के 5 टाइप्स हो सकते हैं। 5 टाइप्स के कांस्टेंट रीजन एंटीबॉडीज में मिलते हैं, लेकिन एक टाइप की एंटीबॉडी में एक ही टाइप का कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट होता है। तो कांस्टेंट रीजन के बेसिस पर, हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन के बेसिस पर एंटीबॉडीज की 5 क्लासेस होती है। एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी जी एंड एंटीबॉडी ई। ये एंटीबॉडी की जो 5 क्लासेस है, इनको हम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज भी कहते हैं। ये आइसोटाइप्स भी कहलाती है, क्योंकि इन एंटीबॉडीज के जो पैराटॉप होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन इनमें कांस्टेंट रीजन अलग अलग होता है। अगर कांस्टेंट रीजन म्यू टाइप का है तो एंटीबॉडी IgM बनती है। अगर कांस्टेंट रीजन डेल्टा टाइप का है तो एंटीबॉडी डी बनती है। कांस्टेंट रीजन गामा टाइप का है तो एंटीबॉडी जी बनती है। कांस्टेंट रीजन अल्फा है तो एंटीबॉडी ए बनती है, एंड कांस्टेंट रीजन इप्सिलॉन है तो एंटीबॉडी ई बनती है। तो अलग अलग टाइप्स के कांस्टेंट रीजन के बेसिस पर 5 डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज बनती हैं। ये एंटीबॉडीज एक दूसरे की आइसोटाइप्स कहलाती हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी जी के बारे में, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। एंटीबॉडी जी के बनने के लिए गामा टाइप का कांस्टेंट रीजन हैवी चेन में होना जरूरी है। जब कांस्टेंट रीजन गामा टाइप का होता है हैवी चेन का, तो एंटीबॉडी जी बनती है। एंटीबॉडी जी ये सीरम में मिलने वाली मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है। सबसे ज्यादा अमाउंट में सीरम में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो एंटीबॉडी जी होती है। सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद एंटीबॉडी ए, देन एंटीबॉडी एम, देन एंटीबॉडी डी, एंड लीस्ट अमाउंट में एंटीबॉडी ई मिलती है। सबसे कम अमाउंट में मिलती है एंटीबॉडी ई, सबसे ज्यादा एंटीबॉडी जी। एंटीबॉडी जी सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है क्योंकि इसका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी ज्यादा है, हाफ लाइफ पीरियड ज्यादा है, इसलिए सीरम में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन एंटीबॉडी जी की होगी। जो एंटीबॉडी ई है, इसका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो सबसे कम होता है। ये लीस्ट स्टेबल होती है, स्टेबिलिटी इसकी बहुत कम होती है, इसलिए ये एंटीबॉडी जल्दी ही डिग्रेड हो जाती है। तो सीरम में जो इसका कंसंट्रेशन है वो भी कम मिलता है। तो सीरम में एंटीबॉडीज का कंसंट्रेशन इस ऑर्डर में पाया जाता है, सबसे ज्यादा एंटीबॉडी जी एंड लीस्ट कंसंट्रेशन में एंटीबॉडी ई होती है। एंटीबॉडी जी इसका जो लाइफ स्पान होता है वो 21 टू 28 डेज का होता है। और इस पर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ी है, सेम वही स्ट्रक्चर एंटीबॉडी जी की होती है, जिसमें 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स होती हैं। एंटीबॉडी जी की हैवी चेन में 4 डोमेन्स होते हैं। इस तरह से 4 डोमेन्स पाए जाते हैं। ये दूसरी हैवी चेन, दोनों हैवी चेन्स डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा आपस में एसोसिएटेड रहती है। जहां पर हैवी चेन आपस में जुड़ी रहती है उसे हिंज रीजन कहते हैं। हिंज रीजन में प्रोलीन एंड सिस्टीन, ये अमीनो एसिड ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। हिंज रीजन एंटीबॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिसके कारण एंटीबॉडी आसानी से अलग अलग तरीके से एंटीजन को पकड़ के रख लेती है। 2 लाइट चेन होती हैं। लाइट चेन में भी 2 डोमेन होते हैं। लाइट चेन भी हैवी चेन के साथ में डाइसल्फाइड लिंकेज से एसोसिएटेड रहती है। हैवी चेन का जो एन टर्मिनस की तरफ डोमेन होगा उसे वेरिएबल डोमेन कहते हैं, वो वेरिएबल रीजन होता है। ये वेरिएबल रीजन हैवी चेन का, ये कांस्टेंट रीजन हैवी चेन का, ये कांस्टेंट रीजन 1,
ये कांस्टेंट रीजन 2 और ये कांस्टेंट रीजन 3। ये लाइट चेन का वेरिएबल रीजन और ये लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन। ये जो एंटीबॉडी का पार्ट है, टेल जैसा, स्टेम जैसा पार्ट, इसको हम एफसी फ्रेगमेंट कहते हैं। एफसी फ्रेगमेंट हमने पढ़ा है कि एंटीबॉडी की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है और ये दो हैवी चेन्स का बना होता है। ये जो एंटीबॉडी की वाई शेप्ड स्ट्रक्चर में जो दो आर्म्स हैं, ये आर्म्स एंटीबॉडी का फैब रीजन कहलाती हैं। ठीक है, फैब फ्रेगमेंट बनाती हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट है। एंटीजन बाइंडिंग में भी दोनों चेन्स के जो वेरिएबल रीजन्स होते हैं, वेरिएबल हैवी एंड वेरिएबल लाइट, ये रीजन्स मिलकर पैराटॉप बनाते हैं, जो कि मेन एंटीजन के साथ में बाइंड करता है, जो कि एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी डिफरेंसेस रखता है, वेरिएबिलिटी को दिखाता है। एंटीबॉडी जी के बनने के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडी जी के बनने के लिए क्लास स्विचिंग की जरूरत होती है। ठीक है, क्लास स्विचिंग के द्वारा एंटीबॉडी जी प्लाज्मा सेल से सीक्रेट होती है। एंटीबॉडी जी ये टी डिपेंडेंट एंटीजन के लिए बनती हैं। ठीक है, टी डिपेंडेंट एंटीजन के लिए बनती हैं। इनके बनने के लिए क्लास स्विचिंग जरूरी होता है। क्लास स्विचिंग के द्वारा ये बनेगी और साथ ही जो एंटीबॉडी जी होती हैं, ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में बनती हैं। ठीक है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी जी नहीं बनती है, एंटीबॉडी जी बनती है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में टी डिपेंडेंट एंटीजन के लिए क्लास स्विचिंग के द्वारा। एंटीबॉडी जी, इसकी भी 4 सब क्लासेस मिलती हैं। इसमें जो हिंज रीजन होता है, उस हिंज रीजन की लेंथ के बेसिस पर एंड कौन से टाइप का गामा सेगमेंट एंटीबॉडी जी के बनाने में काम में लिया गया है, उसके बेसिस पर एंटीबॉडी जी के 4 सब क्लासेस है। एंटीबॉडी G1, एंटीबॉडी G2, G3 एंड G4। एंटीबॉडी की हैवी चेन के लिए जीन को हमने पढ़ा था इससे पहले की क्लास में। जो हैवी चेन का जीन होता है, जो कि 14th क्रोमोसोम पर मिलता है, उसमें 2 रीजन्स होते हैं। एक सेगमेंट वेरिएबल रीजन को बनाएगा और एक में कांस्टेंट के लिए जीन्स होते हैं, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो कांस्टेंट सेगमेंट होता है, इसमें भी 5 सब सेगमेंट्स मिलते हैं। फर्स्ट होता है म्यू, सेकंड सब सेगमेंट होता है डेल्टा, थर्ड सब सेगमेंट होता है गामा, देन कांस्टेंट रीजन के जीन में फोर्थ सब सेगमेंट होता है अल्फा, देन उसके बाद इप्सिलॉन। वेरिएबल में इसमें भी 3 रीजन होते हैं, वी, डी एंड जे, जो कि हंड्रेड्स ऑफ सब सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहते हैं। तो जब वीडीजे रिकॉम्बिनेशन होगा, वीडीजे रिकॉम्बिनेशन के द्वारा इनके साथ में अगर कोई गामा सेगमेंट आ गया, तो अब जो एंटीबॉडी बनेगी वो एंटीबॉडी जी होगी। गामा सेगमेंट में भी 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स इसमें मिलते हैं, गामा 1, गामा 2, गामा 3 एंड गामा 4। अगर गामा 1 आ जाता है वीडीजे रिकॉम्बिनेशन के साथ में, नेक्स्ट पार्ट में गामा 1 आ जाता है, तो जो एंटीबॉडी जी बनती है वो IG1 होती है। अगर गामा 2 फ्यूज होता है तो एंटीबॉडी IG2 बनेगी। गामा 3 होता है तो एंटीबॉडी IG3 बनेगी एंड गामा 4 सेगमेंट आ जाता है तो एंटीबॉडी IG4 बनती है। तो इस तरह से कौन से टाइप का गामा सेगमेंट जुड़ा है, उसके बेसिस पर एंटीबॉडी जी की 4 सब क्लासेस हैं। इसमें जो IG3 एंटीबॉडी होती है, इसका हिंज रीजन सबसे ज्यादा लंबा होता है। IG3 एंटीबॉडी को अगर हम बनाएं तो ये इसका हैवी चेन, ये है इसका हिंज रीजन एंड देन कांस्टेंट रीजन सेकंड एंड थर्ड, ये लाइट चेन। तो इस तरह से जो एंटीबॉडी G3 होती है, इसका हिंज रीजन की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये जो एंटीबॉडी G3 है, ये मोस्ट इफेक्टिव है फेगोसाइटोसिस में। ये आसानी से अपनी लंबी लेंथ के कारण आसानी से एंटीजन को पकड़ के रख लेती है। लेकिन इसके साथ ही लॉन्ग हिंज रीजन के कारण ये सेंसिटिव हो जाती है प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज के लिए। ये आसानी से जल्दी इसका प्रोटीजेस के द्वारा क्लीवेज हो जाता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो 7 डेज का होता है।
सभी एंटीबॉडीज की क्लासेस में एंटीबॉडी जी ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेजेंटा की लाइनिंग को क्रॉस कर सकती है। प्लेजेंटा के ऊपर इन एंटीबॉडीज के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडी जी इन रिसेप्टर्स के द्वारा रिकॉग्नाइज हो जाती है और मदर्स के यूट्रस से प्लेजेंटा को क्रॉस करते फीटस में आती है, जहां ये फीटस को एंटीजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगी। तो एंटीबॉडी जी ऐसी एंटीबॉडी जो प्लेजेंटा को क्रॉस करके फीटस को इम्यूनाइजेशन देती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एंटीबॉडी G1, एंटीबॉडी G3 एंड एंटीबॉडी G4, ये तीन इसकी सब क्लासेस प्लेजेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, लेकिन G2 जो एंटीबॉडी होती है, G2 जो इसकी सब क्लास है, वो प्लेजेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। इसलिए ये जो एंटीबॉडी होती है G2 टाइप की एंटीबॉडी, ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से रिलेटेड नहीं है। एंटीबॉडी जी का जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, अगर हम सिंपल एसडीएस यूरिया की प्रेजेंस में इसका जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो हमको एक ही बैंड मिलता है, लेकिन जब इसका बीटा मर्केप्टो इथेनॉल की प्रेजेंस में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो हमको दो बैंड मिलेंगे, एक हैवी चेन का बैंड और एक लाइट चेन का बैंड मिलता है, क्योंकि बीटा मर्केप्टो इथेनॉल डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ये थे एंटीबॉडी जी की स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, किस तरह से एंटीबॉडी जी अपना काम करती है। एंटीबॉडी जी जो होती है, इसका जो जिसके लिए जानी जाती है, इसका मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है वो है ऑप्सोनाइजेशन में। ऑप्सोनाइजेशन क्या है? एंटीबॉडी डिपेंडेंट फेगोसाइटोसिस, एक टाइप का फेगोसाइटोसिस ही है। सपोज ये कोई एंटीजन है, कोई पैथोजन है, ठीक है, ये उसके रिसेप्टर है। तो जो एंटीबॉडी जी होती है, ये रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट कर लेगी। रिसेप्टर के साथ में ये इंटरेक्ट करके ये फेगोसाइटोसिस करने के लिए फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स को पैथोजन को ट्रांसफर करेंगी। हमने पढ़ा था कि जो फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल है, जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं, इनकी सरफेस पर एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर होते हैं। एंटीबॉडी एफसी गामा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, आईजीएफसी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी के एफसी फ्रेगमेंट को इंटरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आईजीएफसी गामा रिसेप्टर के द्वारा क्या होता है, एंटीबॉडीज के एफसी फ्रेगमेंट के साथ में इंटरेक्शन होता है और एंटीबॉडीज आसानी से एंटीजेंस को पकड़कर फेगोसाइटोसिस करने के लिए सेल को ट्रांसफर कर देती हैं। तो ये जो फेगोसाइटोसिस हो रहा है, ये एंटीबॉडी के द्वारा हो रहा है। इस प्रोसेस को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड और एंटीबॉडी डिपेंडेंट फेगोसाइटोसिस कहते हैं और यही ऑप्सोनाइजेशन कहलाता है। तो एंटीबॉडी जी जो होती है, ये ऑप्सोनाइजेशन को करती है, ऑप्सोनाइजेशन को करके ये इनेट इम्यूनिटी को भी बढ़ाती हैं। इसलिए इन सेल्स को हम इन एंटीबॉडीज को हम ऑप्सोनिन कहते हैं। सेकेंड जो इनका काम है वो है एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। प्लाज्मा में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंटीजन को बाइंड करके एंटीजन को पहचानते हैं, एंटीजन को बाइंड करते हैं, उनको इंटरेक्ट करके फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल को ट्रांसफर करते हैं। फेगोसाइटोसिस करने के लिए सिर्फ एंटीबॉडी जी ही नहीं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी मिलते हैं जो कि एंटीजन को इंटरेक्ट करके मैक्रोफेजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं, इनको हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कहते हैं और जिस पाथवे के द्वारा ये एंटीजन को बाइंड करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे एंड मैक्रोफेजेस को ट्रांसफर करेंगे, उस पाथवे को हम कॉम्प्लीमेंट पाथवे कहते हैं। तो जो एंटीबॉडी जी होती है, ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट कर सकती है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करके ये एंटीजन को किल करने में रोल प्ले करती है। इसलिए इनका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे भी होता है। मेजर जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी G3 है, जो कि मेजर एक्टिवेटर है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट जो एंटीबॉडी जी का काम होता है वो है एडीसीसी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी। साइटोटॉक्सिसिटी इसको हमने नेचुरल किलर सेल में पढ़ा था। जस्ट सपोज ये कोई
वायरस इन्फेक्टेड सेल है, या ये कोई कैंसरस सेल है, या कोई ट्यूमर सेल है। तो जो एंटीबॉडी होती है इन सेल्स के साथ में इंटरेक्ट करेगी। ये कोई नेचुरल किलर सेल है। नेचुरल किलर सेल के पास में इन सेल्स के लिए, एंटीबॉडीज के लिए रिसेप्टार प्रेजेंट होते हैं, एफसी रिसेप्टार प्रेजेंट होते हैं। अपने रिसेप्टार के द्वारा नेचुरल किलर सेल्स एंटीबॉडीज को इंटरेक्ट कर जाएंगी। साथ ही नेचुरल किलर सेल्स जो इन्फेक्टेड सेल्स होती है जिन पर एमएचसी क्लास 1 का नंबर थ्रेशोल्ड नंबर से कम हो जाता है, पहचान जाती है। तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स होती है अब क्या करेंगी, इनके द्वारा कुछ प्रोटीन्स रिलीज होते हैं। मेनली जो प्रोटीन्स रिलीज होते हैं परफोरिन को रिलीज करके ये इन्फेक्टेड सेल की सरफेस पर इस तरह से पोर्स बना देते हैं। तो यहाँ पर पोर फॉर्मिंग हो जाती है। देन फिर इन सेल्स के द्वारा कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम ग्रेनजाइम्स कहते हैं। ग्रेनजाइम्स को रिलीज करके ये ग्रेनजाइम्स इन पोर्स के थ्रू, इन चैनल्स के थ्रू सेल्स में अंदर जाते हैं एंड डिग्रेडेशन शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से एंटीबॉडी के से इंड्यूस्ड होकर एंटीबॉडी के द्वारा ये जो सेल साइटोटॉक्सिसिटी हो रही है इसे हम एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है पैसिव इम्यूनाइजेशन टू फीटस। एंटीबॉडी ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेजेंटा को क्रॉस करके फीटस को जाती है एंड फीटस को एंटीजन से प्रोटेक्ट करके रखती है। ये जो एंटीबॉडी है इसमें एंटीबॉडी G2 ये प्लेजेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन अदर्स एंटीबॉडी प्लेजेंटा को क्रॉस कर जाती है। इसलिए ये एंटीबॉडी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से भी रिलेटेड है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि इसमें RH नेगेटिव मदर होती है एंड RH पॉजिटिव अगर कोई फादर है। इनसे जो इस कॉम्बिनेशन से जो फर्स्ट फीटस बनेगा वो RH पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट RH नेगेटिव फीमेल में क्या होगा, इस एंटीजन के लिए मेमोरी सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, एंटीबॉडीज बनेंगी। एंटीबॉडीज का तो लाइफ स्पान कम होता है, ठीक है, वो तो विद इन अ मंथ डिग्रेड हो जाएगी, लेकिन इस एंटीजन के लिए इस मदर में मेमोरी सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, अब सेकेंड जब फीटस होगा इसी कॉम्बिनेशन में जो सेकेंड फीटस होगा जो कि RH पॉजिटिव होगा अगेन, तो मेमोरी सेल्स का यूज करके क्या होगा, इस RH पॉजिटिव एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज बना दी जाएंगी। ये एंटीबॉडीज फीटस में जाएंगी और फीटस को किल कर देंगी। तो इसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो जो एंटीबॉडी G होती है ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन। ये जो एंटीबॉडी G होती है ये टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करके हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को फैलने से रोकती हैं। जस्ट सपोज ये कोई टॉक्सिन है, ठीक है, कोई एंटीजन आ गया, कोई टॉक्सिन आ गया, ठीक है, हमारी बॉडी में किसी भी तरह से कोई लीथल टॉक्सिन आ रहा है, कोई स्नेक बाइट कर लिया, तो एंटीबॉडी क्या करती हैं, एंटीबॉडी इन टॉक्सिन्स के रिसेप्टार को, जिससे ये जो एंटीजन है, जो टॉक्सिन है, ब्लड सेल्स के साथ में इंटरेक्ट करेगा तो उन रिसेप्टर को ब्लॉक करके रख देती है। तो इनकी सरफेस पर अब कोई फ्री रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है। जब फ्री रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है तो ये टॉक्सिन हमारे ब्लड सेल्स के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, मीन्स ये ब्लड सेल्स में मिक्स नहीं होगा। जब ब्लड सेल में मिक्स नहीं होगा तो धीरे धीरे टॉक्सिन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर इस टॉक्सिन को हम डायलिसिस के द्वारा निकाल लेते हैं। लेकिन फर्स्ट जो इसका काम होता है टॉक्सिन को हमारे ब्लड सेल में मिक्सिंग में रोकने का, तो वो न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा होता है। एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज करके टॉक्सिन को हमारे ब्लड में मिक्स होने से रोकती है। तो ये इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटीबॉडी G का, और इसी का यूज किया जाता है एंटीडोट्स में। ठीक है, एंटीडोट्स में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो बनाई जाती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसी भी टॉक्सिन के अगेंस्ट, टॉक्सिन को हटाने के लिए जो एंटीबॉडीज के इंजेक्शन दिए जाते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन फंक्शन पर ही आधारित होते हैं। तो इस तरह से जो एंटीबॉडी G है ये एंटीटॉक्सिन की तरह काम करती है, टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करके ये हमारी बॉडी को टॉक्सिन से फ्री रखती है। नेक्स्ट जो एंटीबॉडी है वो है एंटीबॉडी A। एंटीबॉडी A सीरम में इसका जो अमाउंट मिलता है 10 to 15% होता है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी A
सिक्रेटरी एंटीबॉडी है जो कि हमारे बॉडी के सिक्रेशन में मिलती है, जैसे कि मिल्क में, सलाइवा में, टीयर्स में एंड म्यूकस में। ये एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल से सिक्रेट होगी। जब ये प्लाज्मा सेल से सिक्रेट होती है उस समय जो इसकी स्ट्रक्चर होती है सिंपल मोनोमेरिक बाइवेलेंट स्ट्रक्चर होती है। जब प्लाज्मा सेल से बनती है तो मोनोमेरिक बाइवेलेंट बनती है, ठीक है। 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन की इसमें प्रेजेंट होती है। और सिंपल आईजीजी की जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर आईजीए में भी मिलती है, ठीक है, जिसमें 4 हैवी चेन के डोमेन्स होते हैं एंड 2 डोमेन्स लाइट चेन के होते हैं। तो सिंपल आईजीजी वाली स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम फिर से नहीं इसको बनाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये प्लाज्मा सेल से सिक्रेट हो रही है तो अपनी मोनोमेरिक बाइवेलेंट फॉर्म में हो रही है, ठीक है। लेकिन जब ये हमारे बॉडी सिक्रेशन में आती है, बॉडी सिक्रेशन में आने पर ये अपना डाइमेरिक फॉर्म बना लेती है, जिसमें 2 मोनोमर यूनिट्स आपस में एक और जे पॉलीपेप्टाइड चेन से डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा बॉन्डेड हो जाती हैं, ठीक है। एक और जे पॉलीपेप्टाइड चेन से लिंकेज हो जाती है, तो एक जे चेन एक्स्ट्रा बन जाती है। और इस तरह से ये जो एंटीबॉडी ए है ये अपने डाइमेरिक फॉर्म में सिक्रेशन में मिलती है, जिसमें 4 पैराटॉप्स प्रेजेंट होते हैं। इसके पास में 4 आइडेंटिकल पैराटॉप्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये टेट्रावैलेंट होती है, ठीक है, टेट्रावैलेंट है। आईजीए के लिए भी आपको याद रखना है, आईजीए एंटीबॉडी कब बनती है, जब हैवी चेन में जो कांस्टेंट रीजन होता है वो अल्फा टाइप का होता है, ठीक है। हैवी चेन में कांस्टेंट रीजन अल्फा टाइप का होगा तो आईजीए एंटीबॉडी बनेगी। आईजीए एंटीबॉडी भी ये टी डिपेंडेंट एंटीजन के अगेंस्ट बनती है, ठीक है, टी डिपेंडेंट एंटीजन के लिए बनती है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पे बनती है, जिस तरह से आईजीजी बनी है वैसे ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में बनती है, टी डिपेंडेंट एंटीजन के अगेंस्ट बनती है। ये जो आईजीए एंटीबॉडी होती है, ये आईजीए एंटीबॉडी किस तरह से हमारे बॉडी के सिक्रेशन में आती है इसको अब हम देखते हैं। आईजीए एंटीबॉडी हमारे बॉडी के सिक्रेशन में, जैसे हम मिल्क में देखें या इसको म्यूकस में देखें तो इसका डाइमेरिक फॉर्म होगा, साथ में इसमें एक जे पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि 15 किलो डाल्टन की होती है, और साथ में इसमें एक और एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन मिलती है जिसको हम सिक्रेटरी कंपोनेंट कहते हैं। तो 4 टाइप्स की चेन्स सिक्रेटरी एंटीबॉडी ए में पाई जाती है। सिक्रेटरी एंटीबॉडी 4 टाइप्स की चेन्स का बना होता है। किस तरह से 4 टाइप्स चेन्स बनती है इसको हम देखते हैं। जस्ट सपोज ये हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, ठीक है। एंटीबॉडी ए जो है सिक्रेटरी एंटीबॉडी है, ये हमारे सिक्रेशंस में कैसे आ रही है। एंटीबॉडी ए ये एपिथेलियल की लाइनिंग को क्रॉस कर जाती है, जिस तरह से एंटीबॉडी जी हमने पढ़ा वो प्लेजेंटा की लाइनिंग को क्रॉस करती है, एंटीबॉडी ए एपिथेलियल लाइनिंग को क्रॉस करती है। एपिथेलियल लाइनिंग को क्रॉस करने के लिए एपिथेलियम की सरफेस पर इन एंटीबॉडीज के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जस्ट सपोज ये हमारी कोई इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की एपिथेलियल जिसमें कि इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। हम ये पढ़ रहे हैं कि एंटीबॉडी ए का सिक्रेशन कैसे होता है और किस तरह से इसके पास में जब ये बनती है तो जे चेन एंड एक सिक्रेटरी कंपोनेंट इसके साथ में अटैच्ड होता है। ये है ल्यूमन, ठीक है। ये ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज है। सीरम में एंटीबॉडी ए है, एंटीबॉडी ए सीरम से निकलकर किसमें आएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। इंटेस्टाइन, ब्लड और इसके बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, यहाँ निकलकर जब ये सीरम से निकलती है तो ये एंटीबॉडी अपने डाइमेरिक फॉर्म में होती है। ऐसे 2 एंटीबॉडीज आपस में फ्यूज हो जाएंगी एक जे पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा। इंटेस्टाइन की सरफेस पर इन एंटीबॉडीज के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है।
इस रिसेप्टर को हम कहते हैं पॉली आईजी रिसेप्टर। ठीक है, इसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये जो एंटीबॉडी होती है ईसीएफ से सेल के अंदर आएंगी एंड देन ल्यूमन में सिक्रेट होंगी। ठीक है, हमारे सिक्रेशन में आएंगी। तो ये जो इनका प्रोसेस है, एक तरफ से अंदर आना, दूसरी तरफ से बाहर जाना, इसको हम कहते हैं ट्रांससाइटोसिस। ठीक है, ट्रांससाइटोसिस के द्वारा एंटीबॉडी ए हमारी बॉडी के सिक्रेशन में आती है। ये जो रिसेप्टर है एंटीबॉडी के लिए, ये रिसेप्टर एंटीबॉडी के साथ में इंटरैक्ट करेगा। इंटरैक्ट करके ये एंटीबॉडी को अंदर लेगा और एक वेसिकल फॉर्म कर लेगा। ठीक है, वेसिकल फॉर्म करते हुए ये एंटीबॉडी को अंदर ले लेगा। ये एंटीबॉडी अपने डायमेरिक फॉर्म में ये रिसेप्टर, इस तरह से ये रिसेप्टर वेसिकल फॉर्म करते हुए एंटीबॉडी को अंदर ले लिया। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? ये हो गया एंडोसाइटोसिस। अब इसको वेसिकल को सिक्रेशन में छोड़ना है। ठीक है, तो सिक्रेशन में कैसे छोड़ेगा? बॉडी सिक्रेशन में आते समय ये जो एंटीबॉडी है, ये जो रिसेप्टर होता है, इस रिसेप्टर का मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट यहां से प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, इसका यहां से क्लीवेज हो जाता है, टूट जाता है और इतना पार्ट एंटीबॉडी के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में आ जाता है। इसको ही हम सीक्रेटरी कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सीक्रेटरी कंपोनेंट। तो एंटीबॉडी ए जब हमारे बॉडी सिक्रेशन में आती है तो इसमें एक तो जे पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और साथ ही एक सीक्रेटरी कंपोनेंट होता है। ये सीक्रेटरी कंपोनेंट कैसे बनता है? ये जो पॉली आईजी रिसेप्टर था जिसके साथ में एंटीबॉडी ए का एसोसिएशन होता हुआ था एपिथेलियल सेल के साथ में, एपिथेलियल सेल की सरफेस को क्रॉस करने के लिए पॉली आईजी रिसेप्टर का कुछ पार्ट जब सिक्रेशन में जाता है, जब इसको सिक्रेट करना होता है तो कुछ पार्ट जो है प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर इसका डोमेन होता है वो एंटीबॉडी के साथ में एसोसिएटेड रहता है और इंटेस्टाइन की ल्यूमन में ये एंटीबॉडी के साथ में सिक्रेट हो जाता है। तो इस तरह से जो सिक्रेटरी एंटीबॉडी होती है ये डायमेरिक फॉर्म में होती है, साथ में इसमें जे पॉलीपेप्टाइड एंड एक सिक्रेटरी कंपोनेंट होता है। इस स्टेज में जब हम इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो क्या होगा? बीटा मर्केप्टो इथेनॉल की प्रेजेंस में हमको 4 बैंड्स मिलते हैं। ठीक है, एक बैंड मिलेगा हमको सीक्रेटरी कंपोनेंट का, हैवी चेन का, लाइट चेन का एंड जे चेन का। तो यहाँ पर हमको 4 बैंड्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर जब ये सीक्रेटरी एंटीबॉडी है, सीक्रेट हुई है, इस स्टेज में इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो यहाँ पर हमको 3 बैंड्स ही मिलेंगे, एक हैवी चेन का, लाइट चेन का एंड एक जे चेन का। तो ये बेसिक सा फर्क है। तो इस तरह से जो एंटीबॉडी ए होती है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के सिक्रेशन में सिक्रेट होती है। ये एंटीबॉडी ए पैथोजन के साथ में हमारी बॉडी सिक्रेशन में इंटरेक्ट करेगी। पैथोजन को न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन के द्वारा ये बॉडी सिक्रेशन में ही पैथोजन को रिमूव कर देगी, ब्लड सेल में मिक्सिंग होने से रोकती है। जस्ट सपोज यहाँ पर हमारे फूड में कोई पैथोजन आ गया, फूड के थ्रू इंटेस्टाइन में आ गया, तो एंटीबॉडी ए जो कि सिक्रेट हुई है इंटेस्टाइन की ल्यूमन में, पैथोजन के साथ में इंटरैक्ट करेगी और पैथोजन को न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा या पैथोजन को एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन के द्वारा ये यहीं पर किल कर देगी, पैथोजन को रोक कर रखेगी जिससे कि पैथोजन हमारे ब्लड में मिक्स ना हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली पर्पज क्या होता है? पैथोजन को ब्लड में मिक्स होने से रोकना ताकि पैथोजन पूरी बॉडी में उसकी स्प्रेडिंग ना हो। तो पैथोजन की स्प्रेडिंग को रोकने के लिए, पैथोजन को फैलाव को रोकने के लिए ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी सिक्रेशन में रिलीज होती है और वहीं पर पैथोजन को न्यूट्रलाइजेशन करके या फिर एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन के द्वारा ये पैथोजन को किल करती है एंड इस तरह से बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी डी।
एंटीबॉडी डी, इसका अमाउंट सीरम में 0.2% होता है। ये जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी एम की तरह बी सेल पर सेल मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी जैसे बनती है। बी सेल इसका मैच्योरेशन होता है, फर्स्ट एंटीबॉडी बी सेल पर आईजीएम बनती है। बी सेल जब सीरम में जाती है तो सीरम में इसके ऊपर एक और एंटीबॉडी बनती है जिसे आईजीडी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो आईजीडी है ये बी सेल को एंटी एपोप्टोटिक सिग्नल देती है, जिससे बी सेल का लाइफ बढ़ता है, इसका एक्टिवेशन बढ़ता है। एंटीबॉडी डी का जो स्ट्रक्चर होता है, एंटीबॉडी डी का स्ट्रक्चर में भी 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन्स होती हैं, और साथ ही इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आईजीजी की तरह ही होता है। हैवी चेन में 4 डोमेन्स होते हैं एंड लाइट चेन में 2 डोमेन्स होते हैं। तो एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर जो पढ़ा है सेम वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी डी के सिक्रेशन के लिए क्लास स्विचिंग की जरूरत नहीं होती है। एंटीबॉडी डी सेल मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी के जैसे बी सेल पर बनती है एंड साथ ही प्लाज्मा सेल्स के द्वारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में सीक्रेट होती है। एंटीबॉडी डी का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। नेक्स्ट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एम। एंटीबॉडी एम बी सेल्स के द्वारा जो फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होती है वो एंटीबॉडी एम होती है। बी सेल के द्वारा जो एंटीबॉडी बनती है वो मोनोमेरिक बाइवेलेंट होती है, मीन्स इसके पास में एक ही यूनिट होती है बी सेल पर। जो एंटीबॉडी बनती है इस तरह से 2 पैराटॉप के साथ में होती है, लेकिन जब ये एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल्स के द्वारा सिक्रेटेड होती है तो पेंटामेरिक फॉर्म में होती है। 5 मोनोमर यूनिट ऐसे बाउंड हो जाती है, आपस में एसोसिएटेड हो जाती हैं, और आईजीएम पेंटामेरिक फॉर्म में प्लाज्मा सेल्स के द्वारा सिक्रेट होती है। ये इसकी पेंटामेरिक फॉर्म, और इसके पास में 10 पैराटॉप्स होते हैं, तो ये डेकावैलेंट होती हैं। ठीक है, डेकावैलेंट होती है। एंटीबॉडी एम ऐसी एंटीबॉडी है जो बी सेल्स के द्वारा फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी जैसे बनती है, साथ ही ये प्लाज्मा सेल्स के द्वारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान जो एंटीबॉडी सीक्रेट होती है वो एंटीबॉडी एम होती है। इसी के साथ आईजीएम फर्स्ट ऐसी एंटीबॉडी है जो कि न्यूबॉर्न बेबी सिंथेसाइज करते हैं। ये जो एंटीबॉडी होती है ये हमारे सीरम में 5 to 10% होती है। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी आईजीएम होती है। एंटीबॉडी एम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी एम में हिंज रीजन नहीं मिलता। इसमें हैवी चेन में एक एक्स्ट्रा 5 डोमेन्स मिलता है, तो इस तरह से हैवी चेन में 5 डोमेन्स होते हैं, 4 डोमेन्स की बजाय। एक डोमेन हमने पढ़ा है 110 अमीनो एसिड का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डोमेन है, मीन्स एक हैवी चेन जो कि 450 अमीनो एसिड की बनी होती है, एक डोमेन एक्स्ट्रा होता है, मीन्स 110 अमीनो एसिड इसमें एक्स्ट्रा होंगे, तो नियर अबाउट 550 अमीनो एसिड एंटीबॉडी एम की हैवी चेन में पाए जाते हैं। एंटीबॉडी एम अपनी पेंटामेरिक फॉर्म में रिलीज होती है, और ये रिलीज होकर ये न्यूट्रलाइजेशन एंड एग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन के द्वारा ये पैथोजन को किल करती है। इसका जो लाइफ स्पान होता है वो अप्रोक्सीमेटली 5 डेज का होता है। इसका फंक्शन देखें तो फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये जो एंटीबॉडी होती है ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करके फैगोसाइटोसिस करके एंटीजन को रिमूव करती है। इसके द्वारा जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेटेड होता है वो C3b होता है। साथ ही एंटीबॉडी एम एग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन करके एंटीजन को रिमूव करती है। ये बहुत अच्छी एग्लूटिनिन प्रेसिपिटेटिंग करने वाली एंटीबॉडीज होती हैं। ब्लड के जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट में जो एंटीबॉडी काम में ली जाती है वो एंटीबॉडी एम होती है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी ई। एंटीबॉडी ई में 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन होती है, और ये जो प्लाज्मा सेल से सीक्रेट होती है तो मोनोमेरिक बाइवेलेंट फॉर्म में होती है। एंटीबॉडी ई प्लाज्मा सेल्स के द्वारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में सीक्रेट होती हैं। प्लाज्मा सेल्स के द्वारा ये टी डिपेंडेंट एंटीजन के अगेंस्ट सीक्रेट होती है, टी डिपेंडेंट एंटीजन के अगेंस्ट सीक्रेट होती है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंटीबॉडीज सीक्रेट होंगी इनके लिए क्लास
स्विचिंग की जरूरत होती है। ठीक है, दे नीड क्लास स्विचिंग। तो 3 एंटीबॉडीज ऐसी हैं जो कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में टी डिपेंडेंट एंटीजन के अगेंस्ट क्लास स्विचिंग के द्वारा सीक्रेट होती है, आईजीजी, आईजीए एंड आईजीई। ये जो एंटीबॉडीज होती है इनकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें भी एंटीबॉडी एम की तरह हिंज रीजन एब्सेंट होता है, हिंज रीजन यहाँ पर भी नहीं मिलता एंड हैवी चेन में 4 डोमेन्स की बजाय 5 डोमेन्स मिलते हैं। ठीक है, ये एंटीबॉडी लीस्ट स्टेबल है, लेकिन यह एंटीबॉडी जब किसी अलार्मिंग सेल्स लाइक मास्ट सेल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, इन सेल्स के ऊपर प्रेजेंट एफसी इप्सिलॉन रिसेप्टर के साथ में जब इंटरेक्ट कर जाती है तो ये एंटीबॉडी अपने स्टेबल फॉर्म में आ जाती है। हमने पढ़ा था कि जो मास्ट सेल्स होती हैं बेसोफिल्स से, जिनको हम अलार्मिंग सेल्स कहते हैं, इन सेल की सरफेस पर एंटीबॉडी ई के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम आईजीएफसी इप्सिलॉन रिसेप्टर कहते हैं। इस रिसेप्टर के द्वारा ये एंटीबॉडी ई के एफसी फ्रेगमेंट को इंटरेक्ट कर लेती है। ठीक है, ये कोई रिसेप्टर है, ये एंटीबॉडी आईजीई जो कि किसी एंटीजन को लेकर आ रही है, इसके साथ में इंटरेक्ट कर लेंगी। तो ये जो इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके साथ में जो एंटीजन है अगर वो क्रॉस लिंक हो जाता है तो क्रॉस लिंक से क्या होता है, इन सेल्स का डीग्रैनुलेशन हो जाता है। ठीक है, डीग्रैनुलेशन होने से इन सेल्स के द्वारा कई तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, बॉडी फ्लूइड में कई केमिकल्स रिलीज होते हैं लाइक हिस्टामिन है। तो इन केमिकल्स के रिलीज होने से क्या होता है, इन्फ्लामेशन जनरेट होता है, हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो ये जो एंटीबॉडी ई होती है ये एलर्जिक रिस्पॉन्स को जनरेट करने में, इन्फ्लामेशन को जनरेट करने में, हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने में ये एंटीबॉडीज एसोसिएटेड होती है। इन एंटीबॉडीज का मेन फंक्शन होता है। एंटीबॉडी ई ये जरूरी होती है एंटी पैरासिटिक डिफेंस के लिए। ठीक है, अलार्मिंग सेल्स का काम करना जो कि इन एंटीबॉडीज के कारण होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जिससे कि ये जो केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं इन केमिकल्स से ही अदर सेल्स को लाइक एंटीबॉडीज है, फैगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स हैं, टी सेल्स है, ये सब आती है और पैथोजन को काम करती है। लेकिन अगर ये जो रिस्पॉन्स है ये बहुत जल्दी जल्दी हो, उन एंटीजेंस के लिए भी हो जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, जैसे किसी पोलन के अगेंस्ट हो जाए या किसी ड्रग्स के लिए हो जाए जो कि हमको लेनी जरूरी है। अगर हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है और हमको कोई ड्रग लेनी है, कोई एंटीबायोटिक लेनी है, लेकिन ये उसके लिए भी अगर ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने लग जाए तो क्या होता है, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स हो जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है। इसको हम हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। मीन्स ऐसे एंटीजेंस के लिए भी ये रिस्पॉन्डिंग हो जाती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। और इस तरह क्या होता है, ये हमारी ही खुद के टिश्यूज को, हमारी ही सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो एंटीबॉडी ई होती है ये एलर्जिक रिस्पॉन्स को जनरेट करती है। इनके कारण जो एलर्जी होती है उसे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एंटीबॉडीज की डिफरेंट क्लासेस की स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शंस को पढ़ा है, ये किस तरह से काम करती हैं। आई होप आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।